सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। एंड आज का टॉपिक जो हमारा है वो आपने थंबनेल और टाइटल पर ज़रूर देख लिया होगा। पिछले दो वीडियोस जूरिस्प्रूडेंस की ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने सबसे पहले एनालिटिकल स्कूल आपको समझाया था। उसके बाद हम हिस्टोरिकल स्कूल समझे थे। अगर नहीं देखा हो तो पहले वो देख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं फिलोसॉफिकल या हम कहें नेचुरल स्कूल पर। एंड फिलोसॉफिकल और नेचुरल स्कूल पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, अब तक हमने देखा कि एनालिटिकल स्कूल क्या बोलता है। एनालिटिकल स्कूल बोलता है लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। आप देखना वीडियो, उसमें हमने यही समझा। ओके। हिस्टोरिकल स्कूल क्या बोलता है? वो बताता है कि जो लॉ है इट ग्रोज विद सोसाइटी एंड कस्टम्स। लेकिन सोचो, अगर कल को कोई सॉवरेन या पार्लियामेंट एक ऐसा कानून पास कर दे जो बोलता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा लॉ पास कर देता है, ऐसा कानून पास कर देता है सॉवरेन या हम कहें पार्लियामेंट, कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगर हम बात करें उसको बेसिक ह्यूमन राइट नहीं मिलेंगे, या हम कहें कि किसी इनोसेंट पर्सन को बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया जाए, ऐसा अगर कानून ले आए पार्लियामेंट, तो क्या तुम उस कानून को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करोगे जस्ट क्योंकि वो सॉवरेन ने बनाया, वो पार्लियामेंट ने बनाया? इसकी वजह से क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और वहीं पर पिक्चर में आ जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्रोफाउंड स्कूल, फिलोसॉफिकल स्कूल, जिसे हम नेचुरल लॉ स्कूल भी कहते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें पीवाईक्यूज में, फिलोसॉफिकल स्कूल से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी, अनजस्ट लॉ इज नो लॉ का प्रिंसिपल किसका है, कांट का कैटेगोरियल इंपेरेटिव क्या होता है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या होता है, हीगल ने डायलेक्टिक थ्योरी क्या कहा। तो अगर आप इस स्कूल के कोर फिलोसॉफी को समझ लोगे ना, तो मोरालिटी, एथिक्स और नेचुरल जस्टिस के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सेकंड्स में सॉल्व होने लगेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस स्कूल के 5 मेजर पायोनियर्स, जिनका नाम है थॉमस एक्विनाज, जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, फिchte और हीगल, को क्रिस्टल क्लियर एग्जाम ओरिएंटेड लेवल पे फ्रेमवर्क में हम मास्टर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डीले के सीधे पॉइंट पर आते हैं, इस स्कूल को पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि देखिए फिलोसॉफिकल स्कूल का फंडामेंटल प्रीमाइस क्या है। आइए समझते हैं। एनालिटिकल स्कूल की अगर हम बात करें तो एनालिटिकल स्कूल का फोकस स्टेट पर था, हिस्टोरिकल स्कूल का फोकस कस्टम पर था। लेकिन फिलोसॉफिकल स्कूल की बात करें तो फिलोसॉफिकल स्कूल का फोकस सिर्फ और सिर्फ रीजन, सिर्फ और सिर्फ मोरालिटी और जस्टिस पर है। रीजन, मोरालिटी और जस्टिस पर इसका फोकस है। एंड इस स्कूल के अकॉर्डिंग कानून किसी राजा के ऑर्डर से सुपीरियर नहीं होता। लॉ इज नॉट सुपीरियर बिकॉज अ रूलर ऑर्डर्ड इट। ठीक है, इस स्कूल के अकॉर्डिंग लॉ जो है वो किसी राजा के ऑर्डर से सुपीरियर नहीं होता। लॉ सुपीरियर होता है ह्यूमन रीजन एंड नेचुरल जस्टिस से। इट इज सुपीरियर ओनली व्हेन इट अलाइंस विथ ह्यूमन रीजन एंड नेचुरल जस्टिस। ये फिलोसॉफिकल स्कूल कहता है। आप समझ रहे हो बात? ठीक है। तो लॉ का अल्टीमेट पर्पस इन्फोर्समेंट नहीं है, लॉ का अल्टीमेट पर्पस है जस्टिस अचीव करना यहां पर। ठीक है, लॉ अल्टीमेट पर्पस इज जस्टिस नॉट इन्फोर्समेंट। तो इस स्कूल का सबसे मशहूर लैटिन मैगजिम याद कर लो, जो हर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, लेक्स इनी उस्टा नॉन इस्ट लेक्स। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, इसका बस मतलब आप समझो, जिसका लिटरल मीनिंग है एन अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल। भाई अगर कोई स्टैट्यूटरी लॉ, नेचुरल जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी या हम कहें मोरल एथिक्स के अगेंस्ट आता है, अगेंस्ट जाता है, तो वो लॉ फंडामेंटली इनवैलिड है। ठीक है, इसलिए हम यहां पर बोल रहे हैं, इसका मतलब यही है, एन अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल। अनजस्ट लॉ क्या होता है? अनजस्ट लॉ मतलब
कि अगर कोई लॉ जो है वो नेचुरल जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी या मोरल एथिक्स के अगेंस्ट है, उसको अनजस्ट लॉ बोला जाता है। तो अगर ऐसा अनजस्ट लॉ है तो वो लॉ फंडामेंटली इनवैलिड है, ये मैक्सिम का कहना है। इसलिए इस स्कूल को आप देखिए एथिकल स्कूल भी कहते हैं, इसको मोरल स्कूल भी कहा जाता है। तो यहां पर क्योंकि क्या है ना, लॉ एज इट इज और लॉ एज इट ऑट टू बी अलग अलग नहीं है। हमने एनालिटिकल स्कूल में देखा था इसका डिस्टिंक्शन, ठीक है, नहीं आपको पता हो तो आप वहां जाकर देखिएगा। तो यहाँ यहाँ लॉ एज इट इज या लॉ ऑट टू बी वाला जो डिस्टिंक्शन हमने देखा वो यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। नेचुरल लॉ के जो थिंकर्स है वो मानते हैं कि जो लॉ ऑट टू बी होता है वही रियल लॉ होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो इतना समझ में आया फिलोसॉफिकल स्कूल में क्या फिलोसॉफी चल रही है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिवल पीरियड का सबसे प्रोमिनेंट लॉ जूरिस्ट है जिसका नाम है, लॉ थिंकर है, थॉमस एक्विनास। भाई एक्विनास ने नेचुरल लॉ को रिलीजन और हम कहेंगे डिवाइन रीजन, इसने रिलीजन और डिवाइन रीजन के साथ कनेक्ट किया है थॉमस एक्विनास से, याद रखना। उन्होंने कहा कि देखो गॉड ने यूनिवर्स को चलाने के लिए एक सुप्रीम एटर्नल रीजन बनाया है, ठीक है, एक सुप्रीम एटर्नल रीजन बनाया है। गॉड ने यूनिवर्स को चलाने के लिए एक सुप्रीम एटर्नल रीजन बनाया है, लेकिन चूंकि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस लिमिटेड हैं, तो हम गॉड के पूरे एटर्नल रीजन को पूरा नहीं समझ सकते, ठीक है। इसलिए हम अपने ह्यूमन रीजनिंग के जरिए उस डिवाइन लॉजिक का जो पार्ट समझते हैं वही नेचुरल लॉ है। अब ठीक है, थोड़ा सा समझ में आपको बहुत देरी से आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने क्या बोला, ठीक है। इसने बोला ये लीडिंग मेडिवल नेचुरल लॉ का थिंकर है भाई। ह्यूमन कैनॉट ग्रास्प गॉड्स प्योर एटर्नल रीजंस। पूरा का पूरा तरीके से ह्यूमंस जो है वो गॉड्स के जो एटर्नल रीजंस है वो ग्रास्प थोड़ी कर सकते हैं। तो नेचुरल लॉ इज अ पार्ट ऑफ द डिवाइन लॉजिक। ये जो नेचुरल लॉ हम पढ़ रहे हैं, नेचुरल लॉ जो है वो डिवाइन लॉजिक का पार्ट होता है। तो ह्यूमन की जो रैशनैलिटी है उसके थ्रू हम यहाँ पर डिकोड करते हैं, ऐसा थॉमस एक्विनास कहता है। तो यहाँ आप देखिए, मैं और तोड़ता हूं इसको। एक्विनास ने यहाँ लॉ के 4 डिस्टिंक्ट कैटेगराइज करे हैं इसकी पूरी फिलॉसफी में, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक इटर्नल लॉ की बात करें, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ, यहां पर इसने 4 शब्द यूज करे हैं, कैटेगराइज करे हैं। इटर्नल लॉ की बात करें तो भैया एटर्नल लॉ मतलब कि गॉड का सुप्रीम रीजन जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न करता है, दैट इज एटर्नल लॉ। क्या होता है एटर्नल लॉ? सुप्रीम रीजन जो है भगवान का, गॉड का, जिससे पूरा यूनिवर्स को गवर्न कर रहा है वो, दैट इज एटर्नल लॉ। नेचुरल लॉ की बात करें तो नेचुरल लॉ एक डिवाइन रीजन है, डिवाइन रीजन का वो हिस्सा जो ह्यूमन बीइंग अपनी रैशनैलिटी और इंटेलेक्ट से डिकोड करता है। आप अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग या फिर हम कहें रैशनैलिटी से आप डिकोड कर रहे हो किसी डिवाइन रीजन को, समझ रहे हो बात को। वही डिवाइन लॉ की अगर बात करें तो हॉली स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस टेक्स्ट जितने भी होते हैं उसमें जो भी रिवील्ड रूल्स होते हैं, दैट इज डिवाइन लॉ। ह्यूमन लॉ की बात करें जिसको आप पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं, तो भैया मैन मेड लॉ है जो स्टेट द्वारा बनाया जाता है। तो डिस्टिंक्शंस आपको कैटेगराइज कर दिए गए थॉमस एक्विनास ने। तो एक्विनास का एक क्लियर रूल ये है, एक्विनास का क्लियर रूल ये था कि ह्यूमन लॉ को हमेशा नेचुरल लॉ के साथ अलाइन होना पड़ेगा। ये जो ह्यूमन लॉ है, ये ह्यूमन लॉ को नेचुरल लॉ के हमेशा अलाइन होना पड़ेगा। अगर कोई ह्यूमन लॉ नेचुरल लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अगर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, करता है, तो वो रियल लॉ नहीं है बल्कि लॉ का एक परवर्जन है। क्लियर है? ठीक है। तो रूल क्या था? ह्यूमन लॉ विच कॉन्ट्राडिक्ट्स नेचुरल लॉ इज नॉट अ रियल लॉ। इतनी बात समझ लो। तो आप समझ रहे हो थॉमस एक्विनास जो था, ये
किस चीज की बात कर रहा था इसने? एटर्नल लॉ, एटर्नल रीजन, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, ह्यूमन रैशनैलिटी की जो भी अगर कोई बात कर रहा है तो आप समझ जाना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर कहीं ना कहीं ये सब शब्द आपको दिख रहे हैं तो बेझिझक लगाना कि थॉमस एक्विनाज ने ये बात कही है। ठीक है, एक्विनाज के बाद रेनेसा या हम कहें क्या मॉडर्न एरा में नेचुरल लॉ का फेस कंप्लीटली चेंज हो गया भाई। यहां एंट्री होती जॉन लॉक की, जिन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। तो लॉक जो है, जॉन लॉक जो है, इन्होंने दी मशहूर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। किसने दी? जॉन लॉक ने दी। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट जिसका नाम है इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स। ठीक है, बिफोर द स्टेट एग्जिस्टेड human lived in a state of nature holding three natural rights from birth: right to life, right to liberty and right to property। आइए समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया जॉन लॉक ने, जिसको मैं यहां बता रहा हूं इनएलिएनेबल, इन इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स। इसका कंसेप्ट जॉन लॉक ने दिया। तो लॉक ने कहा, क्या कहा? कि स्टेट या गवर्नमेंट के बनने से पहले भी इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहता था। समझ रहे हो बात को भैया? स्टेट और गवर्नमेंट के बनने से पहले भी इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहता था और वहां हर इंसान के पास तीन फंडामेंटल नेचुरल राइट्स बर्थ से ही मौजूद थे। यही तो मैंने यहां पर लिखा, बिफोर द स्टेट एग्जिस्टेड ह्यूमन लिव्ड इन ए स्टेट ऑफ नेचर होल्डिंग थ्री नेचुरल राइट्स फ्रॉम बर्थ। बर्थ से ही वो तीन नेचुरल राइट्स उनके पास वो होल्ड करते थे। वो कौन कौन से हैं? नेचुरल राइट बर्थ बर्थ से ही मौजूद थे, जिसमें पहला है राइट टू लाइफ, लाइफ राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो लॉक, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग लोगों ने आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया भाई। पीपल एंटर्ड इन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट द स्टेट। जॉन लॉक क्या कहता है? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कह रही है? यही कह रही है कि जब स्टेट या गवर्नमेंट पहले नहीं थी, उससे पहले भी नेचुरल राइट्स होल्ड करते थे लोग, और स्टेट नहीं थी तो लोगों ने क्या किया? आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया स्टेट क्रिएट करने के लिए। लोगों ने आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और स्टेट को क्रिएट किया। लेकिन बेटा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये किसी डिक्टेटर को एब्सोल्यूट पावर देने के लिए नहीं था, बल्कि ये था लोगों, मतलब क्यों बनाया स्टेट? इट्स नॉट अबाउट, ठीक है, पीपल एंटर्ड इन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट द स्टेट सोलली टू प्रोटेक्ट दिस राइट, नेवर टू हैंड अ रूल एब्सोल्यूट पावर। मतलब किसी को, आप देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर स्टेट बनाया है तो किसी को एब्सोल्यूट पावर दी जा रही है बेटा। इट्स नॉट लाइक दैट। किसी को हम यहाँ डिक्टेटर नहीं बना रहे हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? आपस में सही तरीके से रहें लोग। ठीक है, जब वहां स्टेट नहीं था, गवर्नमेंट नहीं थी, किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों रहेंगे? नहीं रह पाएंगे, नहीं रहेंगे ना। तो उसी की वजह से यहां पर जो लोग थे वहां पर, क्योंकि स्टेट नहीं था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया। और इसलिए नहीं किया गया कि किसी एक व्यक्ति को पावरफुल बनाया जाए, इसलिए नहीं किया गया। आपस में सब सही तरीके से रहे इसलिए किया गया, क्योंकि स्टेट नहीं था। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होता है? तो यहां पर राइट टू रिवोल्ट की बात, इफ गवर्नमेंट वायलेट्स दिस नेचुरल राइट्स, कौन से नेचुरल राइट्स? ये जो आपके सामने हैं, सिटीजन हैव राइट टू ओवरथ्रो इट एंड अपॉइंट न्यू अथॉरिटी। आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी अथॉरिटी को बनाया, और जो भी आपके नेचुरल राइट्स थे अगर आप वो वायलेट करते हैं तो भाई क्या है? न्यू अथॉरिटी अपॉइंट होगी। ठीक है, तो जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। तीन नेचुरल राइट्स होल्ड करते थे स्टेट या गवर्नमेंट से होने से पहले भी लोग, और वो क्या थे? ये आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप।
ठीक है। तो इन शॉर्ट, अगर कोई गवर्नमेंट या सॉवरेन इन नेचुरल राइट्स को वॉयलेट करने लगता है, तो सिटीजन्स के पास ये एब्सोल्यूट राइट है कि वो उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दे और नई अथॉरिटी अपॉइंट करे। यही समझाया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स फ्रेमवर्क और प्रियम्बल का सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक जो है ना, वो सीधा इस जॉन लॉक के कंसेप्ट से इंस्पायर हुआ है। इतना भी याद रख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जर्मन आइडियलिज्म के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर इमैनुअल कांट नाम है। कांट ने नेचुरल लॉ को रिलीजन से बिल्कुल अलग करके पूरे ह्यूमन रीजन और ऑटोनॉमी पर बेस कर दिया है, ठीक है। कांट सेपरेटेड नेचुरल लॉ फ्रॉम रिलीजन, बेसिंग इट प्योरली ऑन ह्यूमन रीजन एंड ऑटोनॉमी, ठीक है। तो कांट ने कहा, क्या कहा, कि जो लॉ है, जो कानून है, कानून किसी डर या पनिशमेंट को क्या बोलते हैं, एनालिटिकल स्कूल से याद रखना, सैंक्शन मतलब पनिशमेंट होता है। तो कांट ये कह रहा है कि कानून किसी डर या पनिशमेंट से फॉलो नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून इसलिए फॉलो होना चाहिए क्योंकि वो मोरली करेक्ट है, ठीक है। लॉ शुड बी फॉलोड नॉट फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ सैंक्शन, बट बिकॉज इट इज मोरली करेक्ट। एंड इसी के लिए उन्होंने दी एक मशहूर थ्योरी जिसका नाम है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। क्या है भाई, इसका सिंपल रूल ये था जो आपके सामने लिखा है, एन एक्ट ओनली अकॉर्डिंग to the maximum whereby you can at the same time will that it should become a universal law। यानी सिंपल शब्दों में कहें, कोई भी एक्शन, किसी भी प्रकार का एक्ट करने से पहले खुद से पूछो कि क्या मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर इंसान यही सेम एक्शन करे। अगर आंसर यस है तो वो एक्शन मोरली साउंड है और वही लॉ का बेस है। ये इमैनुअल कांट ने कहा। कांट ने जो है लेजिस्लेशन के बारे में भी कहा कि कोई भी स्टैट्यूट तभी वैलिड और बाइंडिंग हो सकता है जब वो यूनाइटेड विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट करे, यानी वी द पीपल को रिफ्लेक्ट करे, तभी वो वैलिड और बाइंडिंग हो सकता है। क्या, लॉ। तो लॉ का मेन फंक्शन है इंडिविजुअल फ्रीडम को बाकी लोगों की फ्रीडम के साथ हार्मोनाइज करना, ठीक है, समझ रहे हो आप। इंडिविजुअल फ्रीडम को बाकी लोगों की फ्रीडम के साथ हार्मोनाइज करना, ये लॉ का मेन फंक्शन है एज पर द इमैनुअल कांट। एंड क्यों हार्मोनाइज करना, ताकि सोसाइटी में हर पर्सन अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज कर सके बिना दूसरे के राइट्स को इन्फ्रेंच किए। तो इतना याद रखना, इमैनुअल कांट ने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव दी, और कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। और एक सेल्फ टेस्ट उन्होंने दी कि आप देखिए लॉ वैलिड है या नहीं, तो आप अपने आप से पूछे कि वुड आई वांट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड टू एक्ट दिस वे, इफ यस द एक्शन इज मोरली साउंड। अब आते हैं कांट के बाद उनके दो प्रोमिनेंट सक्सेसर आते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा लॉ एज द यूनाइटेड विल ऑफ द पीपल। कांट कह रहे हैं, ये कांट का पूरा फ्रेमवर्क था। स्टैट्यूट इज वैलिड, वो वैलिड माना जाएगा, इन बाइंडिंग माना जाएगा, कब, ओनली व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स द यूनाइटेड विल ऑफ द पीपल। एंड इसी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आइडिया कैप्चर हुआ, वी द पीपल, ठीक है। और यही हमने समझा लॉ का मेन फंक्शन क्या है, जो वो बता रहे हैं कांट के फ्रेमवर्क, that harmonize one person freedom with everyone else, so each individual can exercise liberty without infringing another rights। तो इन शॉर्ट उन्होंने कहा नॉट सैंक्शन बट मोरालिटी, मतलब लॉ में हम ऐसा नहीं कि पनिशमेंट है तो ही लोग सुधरेंगे, एक्ट सुधरेगा या लॉ तभी माना जाएगा, मोरालिटी भी नाम की कुछ चीज है। ओबीडियंस टू लॉ फ्लोज फ्रॉम रीजन ड्यूटी नॉट फियर ऑफ पनिशमेंट, ये कांट का कहना था, ठीक है। अब कांट के बाद दो प्रोमिनेंट सक्सेसर की अगर हम बात करें तो उसमें से थे फिchte और एक थे हीगल।
फिचते ने जो है उसके कंसेप्ट की बात करें, यहां पर म्यूचुअल फ्रीडम का कंसेप्ट दिया, म्यूचुअल फ्रीडम का कंसेप्ट दिया और रेसिप्रोसिटी का कंसेप्ट भी दिया। तो फिचते ने दो कंसेप्ट दिए, म्यूचुअल फ्रीडम और रेसिप्रोसिटी का। उन्होंने कहा कि देखो इंडिविजुअल फ्रीडम आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इंडिविजुअल फ्रीडम कैन नॉट एग्जिस्टेड इन आइसोलेशन। ऐसी कोई फ्रीडम नहीं हो सकती जो बिना लीगल ड्यूटी के मिले। एंड सिटीजन और स्टेट के बीच एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है। उन्होंने बताया कि क्यों क्या है कि सिटीजन और स्टेट जो है, सिटीजन और स्टेट के बीच एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है। कि अगर कैसी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, कि अगर कोई स्टेट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है तो आपकी ड्यूटी है कि आप स्टेट को लीगल बाउंड्स को रिस्पेक्ट करें। योर ड्यूटी इज टू रिस्पेक्ट इज लीगल बाउंड्स, ऐसा फिचते कहते हैं। म्यूचुअल फ्रीडम की बात है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात कर रहा है कौन, फिचते। कि अगर स्टेट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है तो आप भी, या आपकी भी ड्यूटी है कि आप स्टेट के लीगल बाउंड्स को रिस्पेक्ट करो। राइट और ड्यूटी एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, ये फिचते बताता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं हीगल की बात करूं, तो हीगल ने लॉ को एक स्टैटिक एंटिटी के बजाय एक डायनामिक इवोल्यूशनरी प्रोसेस बताया है। लॉ इज नॉट स्टैटिक, it is a dynamic process that evolves with history, moving towards higher moral stages as human freedom advances. उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मेथड दिया, किन्होंने, हीगल ने डायलेक्टिक मेथड दिया। उन्होंने, याद रखना, डायलेक्टिक मेथड इवोल्यूशन की बात करी। उन्होंने इस तरीके से बताया कि अगर जो थीसिस है, थीसिस यानी कि इनिशियल कंसेप्ट से आगे बढ़ते हैं एंटीथीसिस, अपोजिंग कंसेप्ट है, और सिंथेसिस, हायर बैलेंस। आप देखें यहां पर थीसिस एक इनिशियल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? आईसी यानी इनिशियल कंसेप्ट। अगर मैं एंटीथीसिस की बात करूं, तो एंटीथीसिस एक अपोजिंग कंसेप्ट है, ओपी। अगर मैं सिंथेसिस की बात करूं, एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, तो सिंथेसिस एक क्या है? हायर बैलेंस है। ये डायलेक्टिक इवोल्यूशन है बेटा, डायलेक्टिक मेथड इन्होंने दी, किसने? हीगल ने। मतलब हीगल के अकॉर्डिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस और लीगल सिस्टम हिस्ट्री के साथ कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते हैं, ऐसा हीगल का कहना है। मतलब कानून जो है, लॉ जो है, वो फ्रीज नहीं हो सकता। जैसे जैसे ह्यूमन फ्रीडम परफेक्शन की तरफ बढ़ती है ना, लीगल इंस्टीट्यूशन को भी इवॉल्व होकर एक राइट, या हम कहें एक हाई मोरल स्टेज पर पहुंचना होता है। ठीक है, आप हीगल से सिर्फ इतना याद रखें, कि इसने बोला कि भाई लॉ इज नॉट स्टैटिक, लॉ कोई स्टैटिक नहीं है, ये एक डायनिक प्रोसेस है जो कि हिस्ट्री से इवॉल्व होता है। हाई मोरल स्टेजेस एज ह्यूमन फ्रीडम एडवांसेस, ठीक है, से यहाँ पर इसकी प्रोसेस जो है डायलेक्टिक होती है, और डायलेक्टिक इवोल्यूशन दिया कि सबसे पहले थीसिस आती है, उसके बाद एंटीथीसिस आती है, उसके बाद सिंथेसिस आती है। इतना तुम याद रख लो, हीगल का क्वेश्चन यहां से बनेगा तो आप आंसर दे पाओगे। क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। आ, मैं कहूंगा एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इस पीपीटी पर आपको दिखेंगे, वर्ड्स को पकड़ो और आंसर टिक करके आना। ठीक है, और किसने क्या कहा, इन सब वर्ड्स को याद रखो। तो चलिए भाई, फिलोसॉफिकल स्कूल या हम नेचुरल लॉ स्कूल बोल रहे हैं, इसका एक हाई इम्पैक्ट रिकैप करते हैं, ताकि सारा जो कंटेंट अभी तक हमने पढ़ा वो आपको एक जगह परफेक्टली कंडेंस लेवल पर मिल जाए। तो एक्विनास की बात करें, कोर, भाई कोर प्रीमाइस क्या है नेचुरल लॉ स्कूल का? अभी तो इतना समझो कि लॉ जो है दैट इज रीजन, मोरालिटी एंड जस्टिस
ये माउस से लिख रहा हूँ, आई एम नॉट हैविंग पेन टैब, इसलिए राइटिंग पर मत जाना मेरी। और नेचुरल लॉ कह रहा है कि अनजस्ट लॉ इज नो लॉ। और एक मैगजीन भी बताई थी मैंने, लेक्स इन्स्टा नॉन इस्ट लेक्स। तो कोर जो बात है नेचुरल लॉ की वो इतनी है, रीजन, मोरालिटी, जस्टिस पर ये बात करता है और कहता है कि अनजस्ट लॉ जो है वो लॉ नहीं माना जाएगा। और एक मैगजीन बता दी थी मैंने आपको, वही मैगजीन यही कहती है कि अनजस्ट लॉ इज नो लॉ। फिर हम थॉमस एक्विनास पर आए, ठीक है, जिसने इसको किसके लिए माना जाता है, मेडिवल नेचर ऑफ नेचुरल लॉ के लिए इसको माना जाता है। और इसने जो कंसेप्ट दिया वो ये देखो कितनी शॉर्ट में मैंने बताई। इसने नेचुरल लॉ को डिवाइन रीजन से कनेक्ट किया और 4 तरीके के लॉ के टाइप्स दिए, एटर्नल लॉ, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन लॉ। अब कहीं भी आपको ऐसा कंसेप्ट कहीं घूमता हुआ दिख जाए या वो स्टेटमेंट भी बता दे तो आप आंसर टिक कर सकते हो कि ये इटर्नल लॉ, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ, इसकी बात किसने, जिसने लॉ को डिवाइन रीजन से कनेक्ट करा था वो थॉमस एक्विनास था। आप क्या आंसर बनेंगे? अगर मैं जॉन लॉक की बात करूं तो इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, ठीक है, फादर ऑफ लिबरलिज्म इनको कहा जाता है। और इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, 3 नेचुरल राइट्स भी इन्होंने बताए, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड राइट टू रिवॉल्ट। भी बोला कि अगर नहीं फॉलो करते हैं तो हमें एब्सोल्यूट पावर है कि हम अथॉरिटी नहीं बना सकते हैं। कांट की बात करें, इमैनुअल कांट जर्मन आइडियलिज्म है ये भाई, इनको माना जाता है, ऐसा बोलते हैं, नोन फॉर जनरल आइडियलिज्म। इन्होंने कंसेप्ट दिया कैटेगोरिकल इंपेरेटिव लॉ का, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव यानी यूनिवर्सल लॉ का कंसेप्ट इन्होंने दिया, जिसमें हमने देखा था कि लॉ इज इक्वल्स टू यूनाइटेड विल ऑफ द पीपल, तभी उसको एक अच्छा लॉ माना जाएगा, ठीक है। लॉ इज इक्वल्स टू हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल लिबर्टीज बेस्ड ऑन यूनाइटेड विल ऑफ द पीपल, ऐसा इमैनुअल कांट बोल रहा था। अगर मैं फिchte की बात करूं तो इट इज नोन फॉर कांट सक्सेसर, दोनों फिchte एंड हीगल नोन फॉर द कांट सक्सेसर, कांट के बाद ही यहां पर आए। और फिchte ने म्यूचुअल फ्रीडम एंड रेसिप्रोसिटी बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट्स पर बात करी। हीगल की बात करें तो डायलेक्टिक इवोल्यूशन यहां पर उसने दिया, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, बताया कि जो लॉ है वो इवॉल्व होता है डायनेमिकली विथ ह्यूमन फ्रीडम से वो इवॉल्व होता है। तो आई होप आपको शॉर्ट में मैंने ये सारी चीजें बताई, लॉ क्या होता है, कोर प्रीमाइस क्या है फिलोसॉफिकल स्कूल में, और ये सारे 3 4 5 हमने थिंकर्स देखे। आई होप आपको फिलोसॉफिकल और नेचुरल लॉ स्कूल का ये कंसेप्चुअल ब्रेकडाउन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बहुत सारों को दिक्कतें आती है कि सर जो आप बता रहे हैं, देखो जूरिस्प्रूडेंस में इतना टू द पॉइंट में इसलिए रहता हूँ क्योंकि अगर मैं डीप में चले गया तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, और एग्जाम ओरिएंटेड भी आपको थियोरिटिकल वाली एग्जाम नहीं, ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम होती है। लाइक फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट हो गई, वहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर लिया है तो आप में से अगर वहां से क्वेश्चन आया जहां मेरी पीपीटी के आपको दिख रहे होंगे नोट्स, वहां से आप आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे। मेरा ये कहना रहता है कि जूरिस्प्रूडेंस को जरूरी नहीं है कि हर एक लाइन आपको याद करनी, आपको एसेंशियल वर्ड्स निकालने हैं। ये जैसे मैंने इतनी सारी चीजें लिखी थी पीपीटी में, ठीक है, आप देखिए मैंने एक चीज में कैसे इसको ब्रेक डाउन करके एक फाइनल चीज आपको बता दी। ऐसे याद रखना, ऐसे याद रख पाओगे भाई, नहीं तो पागल हो जाओगे, एक एक चीज क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या याद रखोगे। आपको याद रखना, एक्विनास ने एटर्नल नेचुरल और ये दिया, लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, 3 राइट्स दिए, कांट ने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात करी, यूनाइटेड व्हील से कनेक्ट कर रहा था, डायनेमिक प्रोसेस है, फला फला चीज बता रहा था, ठीक है। म्यूचुअल फ्रीडम एंड रेसिप्रोसिटी फिchte ने बात करी, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है, इसने हीगल ने बात करी। ये आपका पूरा एक स्कूल रिवाइज हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा पढ़ाने का। तो ये आपकी वो नहीं होना चाहिए
शिकायत कि सर थोड़ा सा और डीप में जाइए, क्योंकि अगर डीप में जाना है तो मैंने एज इट इज़ आपको वैसा का वैसा ही बोल रखा है पहले के लेक्चर में भी। अगर आपको बहुत अच्छे से मेरे से जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है तो मैं एक एग्जाम ओरिएंटेड या हम कहें डीप सिलेबस ओरिएंटेड आपको जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा सकता हूं, तो मैं कोर्स बना सकता हूं। इफ़ यू वांट डिमांड करिए, मेरा खुद का ऐप है लीगल पाथ नाम से, नीचे मैंने लिंक दे रखी, डाउनलोड करिए एंड यहाँ पर कमेंट करिए कि आई वांट फुल फ्लेज्ड कोर्स ऑन दिस जूरिस्प्रूडेंस, आपके लिए बना दिया जाएगा। और वो चीज़ें, वो जो वीडियोस है वो यहाँ नहीं डलेगी, वो मेरे ऐप पर रहेगी। तो आई होप फिलोसॉफिकल और नेचुरल लॉ स्कूल का ये कंसेप्चुअल ब्रेकडाउन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल स्कूल को अगर तुम इस स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिवाइज करोगे, रिवीजन तौर पर लेक्चर्स हैं सारे, तो एग्जाम में किसी भी स्टेटमेंट या जूरिस्ट बेस्ड क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको लेक्चर और मेरा टीचिंग अप्रोच वैल्यू एडिंग लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने लॉ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, रॉस्को पाउंड्स की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी भी वहां पर आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। अपने डाउट्स और सजेशंस नीचे कमेंट्स में लिखो, पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।